नमस्कार, मैं मनोज जागलान एक बार फिर आपके साथ लाइव हूँ। और हम पढ़ रहे थे हिमालय पर्वत। और इससे पहले की क्लास में हमने ट्रांस हिमालय, उसके बाद महान हिमालय। महान हिमालय में तीन पर्वत श्रेणी थी: मुख्य हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। तीनों को हमने कंप्लीट कर दिया था। आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे पूर्वांचल हिमालय की। तो आप सबसे पहले जल्दी से लाइव आ जाइए और आज की क्लास को समझिए। बहुत शानदार क्लास रहने वाली है। हाँ, दीपक मलिक, राम राम भाई, राम राम। सभी को नमस्ते, राम राम। ओके, चलो करते हैं शुरू। सबसे पहले आपको पता होगा कि हमारे यहाँ, एक बार थोड़ा रिवीजन करवा देता हूँ। यहाँ हमारी यहाँ पे एक पर्वत श्रेणी है। उस पर्वत श्रेणी का नाम था काराकोरम। इसके जस्ट बाद आपके एक पर्वत श्रेणी थी जिसका नाम था लद्दाख। और इसके बाद एक पर्वत श्रेणी थी जिसका नाम था जास्कर। जास्कर, और इन तीनों को हमने नाम दिया था ट्रांस हिमालय। इनको हमने नाम दिया था ट्रांस हिमालय। उसके बाद आपको याद होगा कि हमारी जो श्रेणी शुरू होती है वो यहाँ से शुरू होती है। और इसका नाम था मुख्य हिमालय। क्या नाम था? मुख्य हिमालय। ये मुख्य हिमालय नंगा से नामचा तक फैली है। और इसके जस्ट नीचे आपकी एक पर्वत श्रेणी थी मध्य हिमालय, पीर पंजाल, धौलाधार, मंसूरी श्रेणी, महाभारत श्रेणी। महाभारत श्रेणी के बाद डोकेया श्रेणी, काला पर्वत और डाफलाबुम। इसके बाद आपकी एक पिराना श्रेणी, चूरिया मुरिया। चूरिया मुरिया के बाद शिवालिक श्रेणी। और शिवालिक के बाद सोमलेश्वर व रामनगर हिल्स। ये हमारी कौन सा हिमालय था? इसको हमने नाम दिया था महान हिमालय। और ये आपका महान हिमालय कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमारे यहाँ पे पर्वत शुरू होता है इधर से। और इस पर्वत श्रेणी की आज हम बात करेंगे। ये वाला जो है, इसको भारत में कहते हैं पूर्वांचल। पूर्वांचल पूर्वांचल हिमालय कहते हैं भारत में। और इसी को म्यांमार में क्या कहते हैं? आराकोन यामा। आराकोन यामा पर्वत कहते हैं। तो दोनों बात सेम है, केवल इतनी बात है कि ये सीमा पे है। और इसको म्यांमार में आराकोन यामा पर्वत कहते हैं और भारत में पूर्वांचल हिमालय कहते हैं। एक्चुअली ये हिमालय का दक्षिण की ओर आया विस्तार है, तो इसको हिमालय का दक्षिणी विस्तार भी कहते हैं। जो कि आपके नीचे जो फैला होता है वो अंडमान निकोबार के रूप में भी फैला होता है। अंडमान निकोबार के रूप में नीचे तक फैला होता है। बिल्कुल सही बात है। इसकी औसत ऊंचाई 3000 मीटर है। और इसमें जो पहाड़ियां हैं उनके अलग अलग नाम है: मिसमी बूम, पटकोई बूम, नागा हिल्स, कोहिमा हिल्स, मणिपुर हिल्स, मिजो हिल्स और त्रिपुरा हिल्स। इस प्रकार इसमें अलग अलग पहाड़ियां हैं। इन सब की बात अभी हम करने वाले हैं। तो जल्दी से आप इतनी बातें जो मैंने बताई हैं वो आपको समझ में आ गई क्या? एक बार तो ये बता दो, फिर हम आगे की बात शुरू करते हैं। हम पढ़ रहे थे हिमालय। और हिमालय को हमने तीन भागों में बांटा था। सबसे पहला हमारा ट्रांस हिमालय। और ट्रांस हिमालय को हमने कंप्लीट कर दिया। उसके बाद आपका एक था महान हिमालय। और महान हिमालय को भी हमने कंप्लीट कर दिया। और अभी जो हमारा चलेगा वो चलेगा पूर्वांचल हिमालय। और हमें जो अभी पढ़ना है वो वाला है पूर्वांचल हिमालय। तो सबसे पहले देखिए पूर्वांचल हिमालय। इंग्लिश में भी इसको पूर्वांचल हिमालय ही कहते हैं। और सबसे पहली बात ये हमारे पूर्वी सीमा पर स्थित है, भारत और म्यांमार की सीमा पे। और मुख्य हिमालय यहाँ यहाँ एक चोटी का नाम आपको याद होगा, नामचा बर्मा। मुख्य हिमालय नामचा बर्मा के पास दक्षिण में मुड़कर भारत और म्यांमार की सीमा से अंडमान निकोबार तक फैला है, जिसको हम पूर्वांचल हिमालय कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। हिमालय उत्तर पूर्व में, उत्तर पूर्व में नामचा बर्मा, नामचा बर्मा के पास खड़ा मोड़ बनाकर, खड़ा मोड़ बनाकर, नामचा बर्मा के पास खड़ा मोड़ बनाकर दक्षिण की ओर, दक्षिण की ओर भारत
म्यांमार सीमा पर, भारत म्यांमार सीमा पर फैला है, सीमा पर फैला है, जिसे जिसे भारत में पूर्वांचल हिमालय, जिसे भारत में पूर्वांचल हिमालय, हिमालय तथा म्यांमार में, म्यांमार में आराकोन योमा या यामा, आराकोन योमा पर्वत कहते हैं, पर्वत कहते हैं, आराकोन योमा पर्वत कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। हाँ, अगली बात, यह हिमालय का दक्षिणी विस्तार है। बहुत बार ये पूछा गया है कि हिमालय का दक्षिणी विस्तार क्या कहलाता है। दक्षिणी विस्तार है जो बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में अंडमान, अंडमान, बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार के रूप में, निकोबार के रूप में फैला है, अंडमान निकोबार के रूप में फैला है। बिल्कुल सही बात है भी, अंडमान निकोबार के रूप में फैला है। अब हम चलते हैं अगली बात पे, इसकी औसत ऊंचाई कितनी है। औसत ऊंचाई 3000 मीटर। आपको भी पता है कि मुख्य हिमालय की 6100 मीटर, मध्य हिमालय की 3000 मीटर, शिवालिक की 1500 मीटर और पूर्वांचल हिमालय की 3000 मीटर। अब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये जो पहाड़ियां हैं ये ऐसे क्रम में फैली, ऐसे क्रम में फैली और ऐसे क्रम में फैली और ऐसे फैली। जैसे आपको पता चलेगा इस पहाड़ी का नाम है मिश्मी बुम, मिश्मी बुम। ये आपकी उत्तर की बात है, उत्तर, उत्तर से शुरू होती है। सबसे पहले मिश्मी बुम है, फिर आपकी पटकोई बुम है, पटकोई बुम, फिर आपकी नागा हिल्स व कोहिमा हिल्स, कोहिमा हिल्स, नागालैंड व कोहिमा में इनको नागा हिल्स व कोहिमा हिल्स। फिर आपकी पहाड़ी का नाम है मणिपुर हिल्स, मणिपुर हिल्स। और फिर आपकी है मिजो हिल्स, मिजो हिल्स मिजोरम में। और इस वाली का नाम है त्रिपुरा हिल्स, त्रिपुरा हिल्स। और ये इनका उत्तर से दक्षिण एकदम सही क्रम है, उत्तर से दक्षिण इनका सही क्रम है, ये आपको पता होना चाहिए। तो पूर्वांचल हिमालय की, पूर्वांचल हिमालय की पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम, सही क्रम इस प्रकार है। इसका क्रम की बात हम करेंगे ऊपर से नीचे। सबसे पहले मिश्मी बुम। अच्छा, दो फायदे होते हैं ऐसे याद करने से, याद करने में आसानी। पटकोई बुम, मैंने आपको एक बात बताया था, जब भी बुम शब्द आ जाए तो आप बिना सोचे बता दोगे अरुणाचल प्रदेश में। 3 नंबर पे नागा हिल्स व कोहिमा हिल्स। आप बताओ, नागा हिल्स नागालैंड में ही होगी। फिर आपकी मणिपुर हिल्स और फिर आपकी मिजो यानी मिजोरम, मिजो हिल्स मिजोरम में। और फिर आपकी त्रिपुरा हिल्स। अब इनमें दो खास बात है। एक बात तो आपको यह याद रखनी है कि मणिपुर हिल्स जो है ना, इसमें तो एक झील है, लोकटक झील, लोकटक झील है, इसकी बात आपको करनी है। और पटकोई बुम में एक दर्रा है, लीखा पानी दर्रा, जो भारत और म्यांमार को जोड़ता है। इन दोनों बातों को हम और डिस्कस करेंगे।
बाकी चीजें आपकी इतनी ही काम की है जितनी हमने कर दी। मणिपुर हिल्स, त्रिपुरा हिल्स। आप एक बार कमेंट करके बता दो कि इतनी चीजें आपके क्लियर हैं या कोई समस्या है। हाँ, कोई समस्या है? नहीं है जी। नहीं है तो चलते हैं अगली बात पे। पहली बात, मणिपुर हिल्स में, मणिपुर हिल्स में लोकटक झील, लोकटक झील स्थित है, जो पूर्वोत्तर भारत की, पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी, पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। मीठे पानी की झील है, पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ये याद रखना, पूर्वोत्तर, उत्तरी पूर्वी, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में 7 स्टेट्स हैं, उनमें सबसे बड़ी मीठे पानी की झील लोकटक झील है। और आपकी लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर में है। और ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। अच्छा, एक बात आपको और याद रखनी है, इसमें चारों ओर से नदियां जो है वो इधर बह के आती हैं। और जब चारों ओर से नदियां बह के आती हैं तो वो नदी हो जाती है अभिकेंद्रीय, अभिकेंद्रीय अपवाह तंत्र, अभिकेंद्रीय अपवाह, अभिकेंद्रीय अपवाह तंत्र नाम हो जाता है इसका। अभिकेंद्रीय अपवाह तंत्र, अभिकेंद्रीय अपवाह तंत्र चारों ओर से आ रही है। मानसरोवर झील से नदियां बाहर जा रही तो अपकेंद्रीय अपवाह है, या अभिकेंद्रीय वो अपकेंद्रीय। तो एक बात तो आपको ये याद रखनी है। दूसरी बात, इस झील में, झील में तैरते हुए द्वीप पाए जाते हैं। तैरते हुए द्वीप, सर ऐसे कैसे हो सकता है द्वीप तैर जाए? रियलिटी में नहीं तैरते। क्या होता है, द्वीप नहीं होते, वो घास घूस जो होता है ना, वो पानी के ऊपर तैरता रहता है, उसके ऊपर पक्षी भी बैठे रहते हैं। इसीलिए आपको पता हो तो इसको कबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहते हैं, जो कि तैरता हुआ नेशनल पार्क है। और एक्चुअली में कोई नेशनल पार्क थोड़ी तैरेगा। इस झील में तैरते हुए द्वीप पाए जाते हैं, जिन्हें, जिन्हें फुलडीज कहते हैं। फुलडीज, फुलडीज, जिन्हें फुलडीज कहते हैं। तैरते हुए द्वीप पाए जाते हैं जिन्हें फुलडीज कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। हाँ, इस झील के पास, झील के पास भौंकने वाले, भौंकने वाले हिरण पाए जाते हैं। भौंकने वाले हिरण पाए जाते हैं, भौंकने वाले। हाँ, मतलब जैसे आपके अमेरिकन गाय नहीं बोलती क्या, इस प्रकार ये जोर से बोलते हैं, तो इनको भौंकने वाले हिरण बोलते हैं। अच्छा, एक बात और याद रखनी है, इस झील को, इस झील को कबुल लाम जाओ, कबुल लाम जाओ नेशनल पार्क घोषित किया है। नेशनल पार्क घोषित किया गया है। और एक बात और सुनना आप, जिसे, जिसे तैरता हुआ नेशनल पार्क कहते हैं। तैरता हुआ नेशनल पार्क कहते हैं, नेशनल पार्क कहते हैं। एक्चुअली में पार्क का क्या तैरेगा, लेकिन क्या होता है कि पक्षियों के लिए विशेष रूप से झील के अंदर घास फूस रहता है, उसके द्वीप तैरते रहते हैं, जिनको फुलडीज कहते हैं। और उनके ऊपर पक्षी बैठे रहते हैं, तो पक्षी भी तैरते रहते हैं, इसलिए इसको तैरता हुआ द्वीप कह देते हैं। और कोई बात नहीं है बस। हाँ, इतनी बात क्लियर होगी? ठीक है जी, फिर हम चलते हैं अगली बात पे। और अगली बात हमारी थी लीखा पानी दर्रा की। लीखा पानी दर्रा, लीखा पानी दर्रा जो है वो है कहां? तो स्टेट की बात करें तो अरुणाचल में।
अरुणाचल में, आपको भी पता है क्योंकि लीखा पानी दर्रा अरुणाचल में, इसलिए कि पटकोई बूम पहाड़ी में, तो पटकोई बूम तो अरुणाचल में ही है। पटकोई बूम में स्थित, और आपको पता है पटकोई बूम में स्थित है। और पहले म्यांमार 1935 तक भारत का हिस्सा था। शासन अधिनियम 1935 के तहत म्यांमार अलग देश बना था। शासन अधिनियम 1935 के तहत अंग्रेजों ने उसके ऊपर अलग से शासन करना शुरू किया। तो आप सोचिए, फिर वहां से ट्रेडिशनल कोई रोड तो जाता ही होगा, और वो रोड इसी लिखा पानी दर्रे से जाता था। तो ये भारत का प्राचीन काल में, मतलब भारत को रंगून से जोड़ने वाला जो नेशनल हाईवे मान लो आप, या सड़क मार्ग मान लो, वो इसी से जाता था। अगली बात यह है, दर्रा भारत को म्यांमार से जोड़ता है। यह दर्रा भारत को म्यांमार से जोड़ता है, बिल्कुल सही बात है। इससे होकर इससे होकर परंपरागत सड़क मार्ग गुजरता है। आप समझते हो, ट्रेडिशनल जो भी रोड था, जो प्राचीन काल से चला आ रहा था, वो इसी से होके जाता था। बिल्कुल सही बात है। और दो बातें मैं आपको और बताना चाहूंगा। एक बात तो ये बताऊंगा कि अरुणाचल में आपने देखी, अरुणाचल के आखिर में जहां नामचा बर्मा है, वहां मध्य हिमालय भी नहीं गया, शिवालिक भी नहीं गया, केवल मुख्य हिमालय गया। मतलब तीनों पर्वत श्रेणियां जो पहले दूर दूर थी, वो आगे जाके पास पास होती जा रही थी। तो वो क्यों हो गई? तो अरुणाचल प्रदेश में मुख्य हिमालय की तीनों पर्वत श्रेणी एक हो जाती हैं, एक हो जाती हैं, क्योंकि वहां भारतीय प्लेट व यूरेशियन प्लेट के किनारे पास पास, भारतीय प्लेट व यूरेशियन प्लेट के किनारे पास पास होते हैं, मतलब नजदीक आ जाते हैं। जब आप बताओ, मतलब इतने भाग में टक्कर लगे, तो आप समझते हो कि एक यहां श्रेणी बन जाएगी, एक यहां बन जाएगी, एक यहां बन जाएगी। और जब जो प्लेट है वो पास पास आ जाएंगे एकदम, तो फिर श्रेणी तो एक ही बन पाएगी। तो सेम प्रोसेस आपकी यहां पे लागू होती है। एक आपको और बात याद रखनी है, और वो क्या याद रखनी है? वो ये याद रखनी है, नोट दोबारा डाल देता हूं। असम व मेघालय में हिमालय का विस्तार नहीं है। हिमालय का विस्तार नहीं है, सही बात है। किसने कहा? तो है, हमने तो पहले भी नहीं कहा था, लेकिन कभी कहीं भी बच्चों को लगने लग जाता है अपने आप ही। उनके लिए नोट डाल के लिखा, क्योंकि मेघालय में तो प्रायद्वीपीय पठार है, प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। ये तो प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। और असम जो है वो उत्तर के मैदान का भाग है। असम में तो ब्रह्मपुत्र का मैदान है, ब्रह्मपुत्र का मैदान है असम में तो। और मेघालय में मेघालय का पठार है, और वो मेघालय का पठार छोटा नागपुर पठार का भाग है, प्रायद्वीपीय पठार का भाग है, हिमालय का भाग नहीं है। ये बात किसी को समस्या, परेशानी, दुख दर्द दे रही हो तो आप मेरे को बताएं, कमेंट करके बताएं, फिर मैं आपको बताऊंगा। हाँ, जो भी बच्चा लाइव होता हो तुरंत कमेंट किया करो।
एक बात को आपको और बताना चाह रहा था मैं, वो क्या बात बताना चाह रहा था उसको भी समझें। ये आपका मुख्य हिमालय है, ये आपका मुख्य हिमालय है, मुख्य हिमालय। और ये आपका चीन है, चीन। और इधर वाला भाग भारत है। और आप ये मान लो इसमें ये है माउंट एवरेस्ट। एक बार ये सवाल एग्जाम में पूछा गया है, वो यार इस बार इसमें इस प्रकार के सिविल सर्विसेज में, कि जो पर्वतारोही होते हैं, जो पर्वतों पे चढ़ने वाले होते हैं, वो चाइना की तरफ से ही माउंट एवरेस्ट पे क्यों चढ़ते हैं, भारत की तरफ से क्यों नहीं चढ़ते? तो आप बता देना। भारत की तरफ वाली ढाल जो है, ढाल तीवर है, ढाल तीवर है। और चाइना की तरफ वाली ढाल क्या है? ढाल है मंद, ढाल है मंद। अच्छा, एक बात तो ये। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि ये ढाल तीवर क्यों है, क्यों है? भारतीय प्लेट, भारतीय प्लेट तीव्रता से आगे बढ़ती है, तीव्रता से आगे बढ़ती है। अच्छा, ये चाहे तो आप ऐसे कह दो, चाहे आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे ये कोई एक भाग है, अब इसको दोनों तरफ से बराबर कोई टक्कर मारेगा तो ये बराबर ही उठेगा। और मान लो ये एक तरफ से टक्कर मारेगा तो ये एक तरफ से ही उठेगा, दूसरी तरफ से नहीं उठेगा, एक तरफ से ढाल खड़ी हो जाएगी। तो ये सेम प्रोसेस आपकी होती है। हाँ हाँ, समझ में आ गई बात? कोई किंतु परंतु? एक बात और मेरे दिमाग में आ रही, लेकिन वो सिविल सर्विसेज में तो नहीं पूछी जाती, वो आपके सब्जेक्ट ज्योग्राफी जब आप दे रहे हो तो पूछी जा सकती है। इधर जो इधर जो स्नो लाइन होती है, इधर जो स्नो लाइन होती है, स्नो लाइन वो ऐसे होती है। स्नो लाइन भारत की तरफ तो होती है नीची, और चाइना की तरफ होती है ऊंची, ऊंची। और इधर होती है नीची, जबकि होनी चाहिए उल्टी, भारत की तरफ ऊंची होनी चाहिए, चाइना की तरफ से नीची होनी चाहिए। ये यह उल्टी है, उल्टी है। क्यों उल्टी है? तो इसका कारण तो है ढाल। जब डालते हैं जो उधर बर्फ जल्दी से नीचे आ जाती तो पिघल नहीं पाती है, इसलिए स्नो लाइन भारत की तरफ नीचे है। जबकि होनी क्या चाहिए थी? होनी ये चाहिए थी कि ये चाइना की तरफ नीचे होनी चाहिए थी, क्योंकि चाइना की तरफ उच्च अक्षांश है, उच्च अक्षांश है। आपको शायद पता नहीं होगा स्नो लाइन होती क्या है। जैसे ये 0 डिग्री अक्षांश, 30 डिग्री अक्षांश, 60 डिग्री अक्षांश, 90 डिग्री अक्षांश। और ये आपकी मान लो आप 1000 मीटर ऊपर, 2000 मीटर ऊपर, 3000 मीटर, 4000 मीटर, 5000 मीटर और 6000 मीटर। आप समझिए कि विश्वत रेखा पे बर्फ जो जमेगी वो जमेगी 5.5 पे, और ये आपकी स्नो लाइन होती है। तो आपको दिख रही है क्या? ये विश्वत रेखा की ओर क्या है? विश्वत रेखा पे क्या है? ऊंची। और ध्रुवों की ओर क्या है? नीची। लेकिन हमारे भारत में हिमालय में उल्टी हो गई, हमारे भारत में उल्टी हो गई हिमालय में। क्यों हो गई? क्योंकि भारत की तरफ हिमालय का ढाल खड़ा है और चाइना की तरफ मंद है, इसलिए हो गई। अच्छा, ये बात समझ में आई हो आपको तो फिर आप मुझे बताएं, और नहीं आई है तो कोई बात भी नहीं है, सिविल सर्विसेज में तो पूछी नहीं जाएगी। ऐसा वहां सामान्य पर्वतारोही वाली पूछ लेंगे कि पर्वतारोही जो होते हैं आपके, है ना, ये वाले, ये 2 पैर वाले, हाँ इसके हाथ ही बना देते हैं, ये इधर से ही क्यों चढ़ते हैं? तो इधर ढाल मंद है और भारत की तरफ खड़ा है। ये भी सिविल सर्विसेज में ही नहीं पूछा जाएगा कि भारत की तरफ ढाल खड़ा क्यों है, ये सब्जेक्ट की क्लास में पूछा जाएगा वो भारत की तरफ ढाल खड़ा क्यों है, क्योंकि भारतीय प्लेट नहीं तो टक्कर मारी है, तो भारत वाला ढाल खड़ा, उधर वाला मंद हो गया। ये वाली बात है। हाँ, ये बात क्लियर होगी तो मैं अगली बात पे चलता हूं। और अगली बात है हमारी हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण।
हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण। हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण। आप देखिए हिमालय को सर सिडनी ब्राड, जिसने जिसने हिमालय का अध्ययन किया था, उसने हिमालय को नदियों के आधार पर 4 भागों में बांटा था। सर सिडनी बुराल्ड बुराल्ड ने सर सिडनी बुराल्ड ने हिमालय को नदियों के आधार पर 4 वर्गों में बांटा। नदियों के आधार पर 4 वर्गों में बांटा। सर सिडनी बुराल्ड ने हिमालय को नदियों के आधार पर 4 वर्गों में बांटा। आपके सामने अभी बांटता हूं, देखो। ये वाली एक नदी है सिंधु। सिंधु आजकल सुर्खियों में है। इसके पास से एक नदी निकलती है और इसमें आके ही गिरती है, सतलज। एक इधर ये एक नदी जाती है काली, गंगा में मिल जाती काली नदी। काला पानी विवाद भारत और नेपाल के बीच, नेपाल की सीमा बनाने वाली पश्चिमी सीमा वाली, ये वाली काली पश्चिमी सीमा बनाती है। और ये आपकी नदी है तिस्ता, जो यहाँ आके मिल जाती है। और यहीं से एक नदी इधर से बह के आती है और इसका नाम है ब्रह्मपुत्र। तो आपको पता होना चाहिए पहले नंबर पे तो इसका नाम होता है पंजाब हिमालय। इसका नाम होता है पंजाब हिमालय। इसका नाम होता है कुमायूं गढ़वाल हिमालय। कुमायूं गढ़वाल हिमालय। इसका नाम होता है नेपाल हिमालय। और इसका नाम होता है असम हिमालय। अच्छा, नाम ही असम हिमालय है, असम में हिमालय होता नहीं है। ये बात मैंने अभी भी आपको बताई है। असम हिमालय ये इस प्रकार के नाम होते हैं। पंजाब, इसको पंजाब में नहीं है, ये इसको पंजाब हिमालय इसलिए कहते हैं कि 5 नदियों के बीच में। और इसीलिए इसका एक नाम और भी होता है कश्मीर हिमालय, क्योंकि ज्यादातर इसका जो पार्ट है वो कश्मीर में है। लेकिन पंजाब 5 नदियों के बीच का होने के कारण इसको पंजाब हिमालय कहते हैं। ये आपकी पहली बात है। तो करें शुरू अगली बात पे। आपको समझ में आ गया होगा। पंजाब हिमालय, कुमायूं गढ़वाल कुमायूं गढ़वाल हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। सिंधु, आप इसको ऐसे कह लो, सिसक्ति बर्मा का मतलब ब्रह्मपुत्र नदी को सर्दी चढ़ गई, जाड़ा चढ़ गया तो सिसकने लग गई। सी से सिंधु, से सतलज, कैसे काली, ती से तिस्ता और ब्रह्मपुत्र से ब्रह्मपुत्र। फिर नदियों के आधार पे वैसे भी नाम याद हो जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात रहती नहीं है। हाँ, तो अब हम चलेंगे पहले पे। पंजाब या कश्मीर हिमालय, पंजाब या कश्मीर हिमालय, पंजाब या कश्मीर हिमालय। तो आपको एक बात समझ लेनी है कि पंजाब या कश्मीर हिमालय है कहां से कहां? सिंधु से सतलज के बीच 560 किलोमीटर की लंबाई में। सिंधु से सतलज के बीच 560 किलोमीटर की लंबाई में फैला है। 560 किलोमीटर की लंबाई में फैला है। सिंधु से सतलज के बीच 560 किलोमीटर की लंबाई में फैला है। ठीक है जी, पहली बात। विस्तार कहां है इसका? ये पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय, तो इसका एक तो लद्दाख में है, एक आपका J&K में है और एक आपका पंजाब में है।
और हिमाचल में एचपी में। अच्छा, पंजाब और हरियाणा में केवल शिवालिक श्रेणी होती है, तो हम चाहे तो इसको काट भी सकते हैं। पंजाब हरियाणा में केवल शिवालिक श्रेणी होती है, वो भी कोई खास नहीं होती, तो हम इसको काट भी सकते हैं। वैसे पंजाब और हरियाणा हरियाणा दोनों का जो उत्तरी भाग है वहां हिमालय होता है, लेकिन वहां शिवालिक श्रेणी होती है, वो खास होती ही नहीं है। हाँ, तो आपको जरूरत पड़े शिवालिक श्रेणी का है तो ही जरूरत होती, नहीं तो इनको स्टेट्स को हम केवल उत्तर उत्तर वाले भाग में थोड़ा सा हिमालय होता है, ज्यादा नहीं होता। इस भाग में स्थित श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण विस्तार, उत्तर से दक्षिण विस्तार, इस भाग में श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण विस्तार सबसे ऊपर होती है काराकोरम, फिर होती है लद्दाख, फिर होती है जास्कर, काराकोरम लद्दाख जास्कर, फिर आपकी होती है पीर पंजाल, और फिर आपकी होती है धौलाधार। तो एग्जैक्ट ये कई बार आपका क्रम पूछा गया है, उत्तर से दक्षिण क्रम बताओ पांचों का। काराकोरम सबसे ऊपर, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, फिर पीर पंजाल, फिर धौलाधार, ऐसे होती है। तो ये पांचों श्रेणियों का सही क्रम मैंने आपके सामने लिख दिया। अब देखो दूसरी बात, ये जितनी भी पर्वत श्रेणी है इनका जैसे ये भाग है और ये भाग है, तो भारत की तरफ तो सूर्य रहता है। अब ये डाल ऐसे ऐसे है, तो भारत की तरफ तो सूर्य रहता है, तो इस पर्वत के दक्षिण वाली डाल, भारत की तरफ वाले डाल पे सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, तो वहां तो पेड़ पौधे उग जाएंगे, घास उग जाएगा। लेकिन उत्तरी भाग, उधर वाला भाग जो रहेगा वो एक तो निर्जन रहेगा, कोई नहीं रहेगा उस पर, और उबड़ खाबड़ रहेगा और शुष्क रहेगा, क्यों वहां बारिश नहीं होती। अरे बारिश कैसे होगी बताओ, हमारे भारत की तरफ से मानसून पवनें आती हैं, हिमालय से टकरा के ऊपर उठती, वर्षा करती, लेकिन चाइना की तरफ तो वो नीचे उतरेंगी, और जब पवन नीचे उतरेंगी तो बारिश कहां करेंगी, नहीं करेंगी, और नहीं करेंगे तो भाग क्या हो जाएगा, शुष्क हो जाएगा। कॉमनली बात है भाई ये तो। हाँ, एक बात, दूसरी बात ध्यान से सुन लेना, इन पहाड़ियों के दक्षिणी डाल पर घास के मैदान व वन पाए जाते हैं, जबकि उत्तरी डाल उबड़ खाबड़ निर्जन व शुष्क होते हैं। शुष्क होते हैं, बारिश नहीं होती। 5 सेंटीमीटर बारिश होती है, बताओ हिमालय के उस डाल पे, चाइना की तरफ वाले डाल पे तो बारिश कहाँ होगी। हमारे धौलाधार में ही, सॉरी लद्दाख में ही नहीं होती। लद्दाख में क्यों नहीं होती, क्योंकि मुख्य हिमालय के उस पार है और पवने वहां तक जाती नहीं है। हाँ, एक बात जो अभी अभी मैंने बताई थी वो दोबारा से बताता हूं, शुष्क होने के कारण हिमालय के उत्तरी डाल पर हिम रेखा ऊंचाई में होती है, हिम रेखा ऊंचाई में होती है। शुष्क होने के कारण हिमालय के उत्तरी डाल पर हिम रेखा ऊंचाई में होती है। सही बात है, ऊंची होती है, अभी अभी मैंने बात बताई थी आपको। हाँ, अब हम चलेंगे 2 नंबर पे, और 2 नंबर हमारा साफ सुथरा काम था, कुमायूं गढ़वाल हिमालय। कुमायूं गढ़वाल हिमालय कुमायूं गढ़वाल हिमालय की बात करें तो ये सतलज से काली के बीच 320 किलोमीटर लंबा है। सतलज से काली के बीच
320 किलोमीटर लंबा। सतलज से काली के बीच 320 किलोमीटर लंबा है। विस्तार कहाँ है? उत्तराखंड में। विस्तार उत्तराखंड में। इसका पश्चिमी भाग क्या कहलाएगा? पश्चिमी भाग। पश्चिमी भाग मतलब जम्मू कश्मीर वाला, वो गढ़वाल होता है, गढ़वाल। गढ़वाल हिमालय। और आपका पूर्वी भाग क्या कहलाता है? पूर्वी भाग कहलाता है, पूर्वी भाग जो होता है वो कुमायूं हिमालय कहलाता है। कुमायूं, कुमायूं हिमालय। ठीक है जी। आपके मतलब सतलज से काली के बीच वाले पार्ट की बात कर रहे हैं। अब यहां क्या होती है, आपकी चोटियां जो होती हैं वो हमारे धार्मिक दृष्टि से भी बड़ी इंपॉर्टेंस रखती हैं। जैसे आपकी बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल गंगा। त्रिशूल गंगा त्रिशूल चोटी का नाम भी है। और गंगोत्री, नंदा देवी, और हाँ नंदा देवी। इन सब में ऊंचा सब में ऊंची नंदा देवी है। तो आप बताएंगे प्रमुख चोटी, यहाँ की प्रमुख चोटी कौन सी? तो शुरू हो जाओ बद्रीनाथ केदारनाथ से। बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल, गंगोत्री। गंगोत्री, आपकी गंगोत्री और यमुनोत्री दोनों यही होती हैं कहीं में देखे तो। और नंदा देवी, नंदा देवी। अब आपको शायद पता होगा नंदा देवी इन सब में ऊंची चोटी है। नोट डाल के हम ये बात लिखेंगे, नंदा देवी इन सब में, इन सब में सब, इन सब से ऊंची है। ऊंची है, सबसे ऊंची है। ये पहले हम सब बातें वैसे लिख चुके हैं। इन सब से ऊंची है, इतनी बात जल्दी से आप लिखें। हाँ लिख लिया तो ओके, भी लो बेटा लिख लिया। तो हमारा 3 नंबर पे क्या आ गया? नेपाल हिमालय। वैसे तो हमारे हमें क्या मतलब है, लेकिन भारत की भूगोल में हमें पढ़ना ही रहता है। नेपाल हिमालय कहां से कहां रहेगा? काली से तीस्ता। तो काली से तीस्ता के बीच ये आपका लगभग लगभग 800 किलोमीटर लंबा होता है। काली से तीस्ता के बीच 800 किलोमीटर लंबा होता है। हिमालय का सबसे ऊंचा भाग ये कई बार पेपर में आया है। हिमालय का सबसे ऊंचा भाग, हिमालय का सबसे ऊंचा भाग यही है। और इसका विस्तार कहां है? नेपाल में। विस्तार नेपाल में है। और काठमांडू यहां की प्रमुख घाटी है। काठमांडू यहां की प्रमुख घाटी है। काठमांडू यहां की प्रमुख घाटी है। फिर हमारा बच गया असम हिमालय। असम हिमालय क्या रहता है? वैसे तो बताने के बाद काम चल जाता है, लेकिन बच्चा नोट्स कैसे बनाए, इसके लिए हमें लिखना होता है। असम हिमालय तीस्ता से ब्रह्मपुत्र, बात तो मैंने पहले नंबर पे ही बता दी थी। तीस्ता से ब्रह्मपुत्र के बीच, और आपको याद रखना है 720 किलोमीटर लंबा है। ये मैं ऐसे ही बताता रहता हूँ आपको, बस ये ज्यादा जरूरत नहीं होती। मैं ऐसे सोचता हूँ कि चलो बात बताते रहे, बच्चा अपनी कोई आईक्यू लगाए, कोई दिमाग लगाए तो उसको समझ में आ जाए, है ना। विस्तार कहाँ रहेगा? विस्तार, तो इसका विस्तार रहेगा सिक्किम, भूटान व अरुणाचल में। सिक्किम, भूटान व अरुणाचल में इसका विस्तार रहेगा। बस यही बात है, और क्या है? इसमें तो कोई खास बात है भी नहीं। और
इतनी बातें क्लियर हुई तो बताओ। इतनी बातें आपके लिए क्लियर हैं तो आप मुझे बताते चलें। हाँ, एक शब्द मैं आपको और बताऊंगा थोड़ा सा। एक शब्द आपको मैंने अभी बताया नहीं था, वो इससे वैसे तो कोई विशेष नहीं होता, लेकिन एक शिवालिक श्रेणी जो शब्द है, शिवालिक, वो शिवालिक शब्द आया कहां से? शिवालिक शब्द, इस शिवालिक शब्द की बात हम करने वाले हैं। तो आपको पता होना चाहिए शिवालिक शब्द की उत्पत्ति देहरादून के नजदीक सीवावाला में पाए जाने वाली भूगर्भिक चट्टानों के आधार पर हुआ था। वहां विशेष प्रकार की चट्टान पाई गई थी और उन चट्टानों को नाम दिया था शिवालिक चट्टान, और वहां से ये शिवालिक शब्द की उत्पत्ति हुई। और किसी समय इंपीरियल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय सीवावाला में था, जो अभी देहरादून में है। ये बात भी आपको याद रखना है। शिवालिक शब्द शब्द देहरादून के निकट, देहरादून के निकट सीवावाला, सीवावाला में पाई जाने वाली भूगर्भिक भूगर्भिक चट्टानों के आधार पर दिया गया, भूगर्भिक चट्टानों के आधार पर दिया गया। किसी समय यहां क्या था? इंपीरियल सर्वे का मुख्यालय था। इंपीरियल सर्वे का मुख्यालय था। इंपीरियल सर्वे का मुख्यालय था, जो अब देहरादून में है, जो अब देहरादून में है। सही बात है भाई, अब सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय देहरादून में है। आप लोग कमेंट किया करो, मैं आपके कमेंट का लगातार वेट करता रहता हूं। कि आपको कोई बात नहीं समझ में आई तो वो बताओ, और नहीं आई तो बताओ। अच्छा, एक बात और बताऊंगा इसके बाद। दार्जिलिंग या सिक्किम हिमालय में चाय की कृषि होने के कारण, ये वाली बात भी बता देता हूं। दार्जिलिंग व सिक्किम हिमालय में चाय की कृषि होने के कारण, दार्जिलिंग व सिक्किम हिमालय में चाय की कृषि होने के कारण, आपको पता होना चाहिए कि चाय की कृषि क्यों होती है। इसके नंबर एक तो यहां मध्यम ढाल है, न तो बहुत ज्यादा है न बहुत कम है, क्योंकि आपको पता है मध्यम ढाल रहेगा तो पानी रुकेगा नहीं, और चाय की जड़ में पानी नहीं रुकना चाहिए, नियम नंबर एक है। नंबर एक, यहां जीवाश्म युक्त मिट्टी पाई जाती है, जीवाश्म युक्त मिट्टी। दूसरी बात, नंबर तीन, संपूर्ण वर्षा। ये हो रहता है कि थोड़ी 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 वर्षा होती रहती है, एकदम बंद कभी नहीं होती, तो संपूर्ण वर्षा रहती है। और चौथी, मंद शीत ऋतु।
ये आपके कारण रहे मंद शीत ऋतु, ये आपके कारण रहे यहां पे। और बताइए आप, कोई खास बात, कोई और विशेष? ये हमारा हिमालय कंप्लीट हो गया, और जब हमारा हिमालय कंप्लीट हो गया तो फिर हम आज और डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि कल हम नए सिरे से इस हिमालय की बात को छोड़ के और उत्तर के मैदान से शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।